हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डबल डोर रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं, उन कंपोनेंट्स की वर्किंग क्या होती है एंड कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो डबल डोर रेफ्रिजरेटर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो होता है वो होता है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, इवोपोरेटर्स तक कूलिंग को पहुंचाने का होता है। जब कंप्रेसर से गैस का फ्लो होता है तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इवोपोरेटर्स को कूल करने का। इसके बाद अगला कंपोनेंट देखा जाए तो होता है फैन। क्या होता है, जब कंप्रेसर कूलिंग प्रोवाइड करता है तो फैन का जो मेन फंक्शन होता है एयर को सर्कुलेट करने का होता है, क्योंकि डबल डोर रेफ्रिजरेटर का एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पे फ्रीज़र का भी पोर्शन होता है प्लस बॉटम सेक्शन का भी पोर्शन होता है। तो जो फैन का मेन फंक्शन होता है एयर को सर्कुलेट करने का होता है। इसके बाद अगला कंपोनेंट देखा जाए तो डिफ्रोस्ट हीटर। डिफ्रोस्ट हीटर का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, यदि हमारे फ्रीज़र में ज़्यादा कूलिंग हो जाती है या फ्रिज ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो डिफ्रोस्ट हीटर का मेन फंक्शन होता है वहाँ पे हीटिंग प्रोवाइड करने का। कैसे होता है यह भी हम जब कनेक्शन समझेंगे तब आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। इसके बाद अगला फंक्शन हमारे पास देखा जाए तो लैंप। हमारे फ्रिज में लाइट के लिए हम बेसिकली लैंप को यूज़ करते हैं। डबल डोर रेफ्रिजरेटर इसलिए यहाँ पे दो लैंप यूज़ हो गए, एक फ्रीजर के सेक्शन में और एक हमारे पास नीचे बॉटम सेक्शन में। एक OLP कनेक्टर होता है जो कि कंप्रेसर के कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम ओवरलोड प्रोटेक्टर कहते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्टर में यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट की जाती है, यहाँ पे नॉर्मली हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं और यह वाला पॉइंट जाके हमारे कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट्स में कनेक्ट हो जाता है। ध्यान रखिए, कॉमन पॉइंट्स में ये कनेक्ट हो जाता है। एक तरह से ओवरलोड रिले का कार्य करता है। क्या होता है, जब भी हमारा कंप्रेसर ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा हीट होता है, ज़्यादा करंट लेता है तो उस कंडीशन में OLP क्या करता है, हमारे कंप्रेसर को स्टॉप कर देता है। ये एक तरह से ओवरलोड प्रोटेक्टर की तरह वर्क करता है। डोर स्विच। डोर स्विच का काम क्या होता है, हमारे पास ये जो लैंप होता है इस लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच को यूज़ किया जाता है। जो डोर होता है वो जब इस तरह से बंद होता है, फ्रिज का डोर जब बंद होता है तो ये इस तरह से प्रेस हुआ रहता है। तो जब डोर बंद होता है तो डोर स्विच क्या करता है, बल्ब को स्टॉप कर देता है और जैसे ही हम डोर को खोलते हैं तो यह ऊपर की तरफ आता है और हमारे लैंप को ऑन करता है। तो डोर स्विच जब इस तरह से प्रेस होगा तो हमारा लैंप स्टॉप होगा और जब हमारा फ्रीजर खुला हुआ होगा तो ये ऊपर की तरफ होगा, हमारे लैंप को ऑन करने का काम इस डोर स्विच के द्वारा होता है। जो अगला कंपोनेंट्स होता है वो तो डिफ्रोस्ट टाइमर। डिफ्रोस्ट टाइमर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। इस टाइमर में यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 टर्मिनल्स दिए गए, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर एंड 2 नंबर। तो इनकी नंबरिंग किसी भी टाइमर में अलग अलग हो सकती है। किसी में यहाँ पे 4 दिया जा सकता है, 1 दिया जा सकता है, 2 दिया जा सकता है। तो आपको कहाँ पे क्या नंबर दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको नंबर का और उसका फंक्शन याद होना चाहिए। बेसिकली आप यहाँ पे एक मोटर देख रहे हैं, तो डिफ्रोस्ट टाइमर में जो 3 नंबर का पॉइंट होता है वह हमेशा इस टाइमर की मोटर में फेज दिया जाता है। या आप कह सकते हैं जो डिफ्रोस्ट टाइमर होता है उसमें 3 नंबर में हमेशा फेज सप्लाई दी जाती है, 1 नंबर में हमेशा न्यूट्रल दिया जाता है। आप नंबर को याद रखिए, 3 में फेज, 1 में न्यूट्रल। डिफ्रोस्ट टाइमर की मोटर ऑन होगी। इसके अलावा 4 नंबर क्या होता है, कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है और 2 नंबर पॉइंट क्या होता है, हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली 8 से 10 घंटे तक हमारा जो फ्रिज होता है वो कूलिंग पोर्शन में वर्क करता है और 10 से 20 मिनट के लिए हीटिंग फंक्शन में वर्क करता है। तो जब हमारा टाइमर कूलिंग फंक्शन में वर्क करता है तो 3 की सप्लाई 4 से निकलती है, एक तरह से NC होता है। और जब हमारा टाइमर स्टॉप हो जाता है तो ये हीटिंग मोड में जाता है। कंडीशन में 3 की सप्लाई 2 नंबर से निकलती है हीटिंग मोड में। तो आप समझ सकते हैं 3 में मेन मोड में इसमें मोटर का फेज जाता है, 1 में न्यूट्रल जाता है, 4 नंबर कूलिंग के लिए होता है और 2 नंबर यहाँ पे हीटिंग के लिए होता है। इसके बाद अगला कंपोनेंट देखा जाए तो थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखने का। बेसिकली क्या होता है, कभी हमारे फ्रिज में यदि ज़्यादा कूल हो जाता है तो ज़्यादा कूल होने से क्या होता है, हमारे फ्रिज में बर्फ़ जम जाती है। तो एक तरह का टेम्परेचर सेंसर होता है। टेम्परेचर सेंसर का मेन फंक्शन होता है कि हमारे फ्रिज में जब भी ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है तो थर्मोस्टेट क्या करता है, कूलिंग को स्टॉप कर देता है। कूलिंग के स्टॉप हो जाने से हमारे फ्रिज में जितनी भी कूलिंग होती है, कंप्रेसर होता है, वो स्टॉप हो जाता है और जब एक बार नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है थर्मोस्टेट स्टार्ट कर देता है। तो ये एक तरह से टेम्परेचर सेंसर होता है। में मेनली होता क्या है, यहाँ पे कैपिलरी होती है, इसमें क्या SO2 गैस भरी हुई होती है जो कि इवोपोरेटर से टच होती है और जो टेम्परेचर को सेंस करती है। तो थर्मोस्टेट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कूलिंग को चेक करने का, एक तरह से टेम्परेचर कंट्रोलर होता है। उसके बाद आता है बायोमेटल। बायोमेटल का जो मेन फंक्शन होता है वो तो डिफ्रोस्ट हीटर को स्टार्ट करने का मेन फंक्शन बायोमेटल का होता है। नॉर्मली जब भी -5 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है तो यह ऑन हो जाता है और +5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो यह स्टॉप हो जाता है। ध्यान रखिए,
-5 पे ऑन होगा और +5 पे स्टॉप होगा। तो इसका मेन फंक्शन डिफ्रोस्ट हीटर को ऑन करने का होता है। जब हम कनेक्शन करेंगे तब आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। इसके बाद देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक फ्यूज़ कनेक्ट होता है जिसे हम थर्मल फ्यूज़ कहते हैं। ये बेसिकली 70 डिग्री सेल्सियस के लिए भी हो सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस के लिए भी हो सकता है और 100 डिग्री सेल्सियस के लिए भी हो सकता है। अब मेन फंक्शन आता है कि थर्मल फ्यूज़ इसमें 70 डिग्री टेम्परेचर के लिए क्यों लगाया जाता है। फ्रिज में हमारा 70 डिग्री टेम्परेचर कहाँ से आएगा, तो जब हम इसका कनेक्शन करेंगे तब आपको सारा डाउट क्लियर होगा थर्मल फ्यूज़ का क्या वर्किंग होती है। रिले भी कनेक्ट किया जाता है। रिले का जो मेन फंक्शन होता है कंप्रेसर में स्टार्टिंग एंड रनिंग टर्मिनल पर सप्लाई देने का काम इस रिले के द्वारा होता है। जब हम कनेक्शन करेंगे तब आपको इसका सारा डाउट क्लियर हो सकेगा। रिले बेसिकली कई डिफरेंट मॉडल के होते हैं। वीडियो में जो कनेक्शन करने वाले रिले के वो 2 पिन रिले के द्वारा करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ओपन टाइप का रिले है। रिले बेसिकली कई डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, बट आज के वीडियो में हम जो कनेक्शन करने वाले हैं वो इस रिले के द्वारा करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के लिए पॉइंट होता है और एक रनिंग के लिए होता है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग और रनिंग एक दूसरे से प्लंजर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही हमारा कंप्रेसर एक बार स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, स्टार्टिंग की सप्लाई कट जाती है और रनिंग में सप्लाई चलती रहती है। तो हमारा कंप्रेसर क्या होता है, रनिंग से और कॉमन टर्मिनल से कंटिन्यू रन होता रहता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह कनेक्शन किया जाएगा। तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमने कंप्रेसर को कनेक्ट किया है। कंप्रेसर में बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें एक OLP कनेक्ट होता है जो कि कॉमन के लिए होता है, एक रिले कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास एक डोर स्विच होता है जो कि फर्स्ट जो बेसिकली बॉटम सेक्शन के लिए होता है, उसके लिए हमने लैंप कनेक्ट किया है। एक हमारे फ्रीजर के लिए है और एक लैंप हमारे पास टॉप सेक्शन या फ्रीजर के लिए है। इसके अलावा हमारे पास एक फैन मोटर हमने कनेक्ट की है, एक थर्मोस्टेट कनेक्ट किया है जो कि टेम्परेचर को सेंस करेगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक टाइमर कनेक्ट किया है, डिफ्रोस्ट टाइमर। सबके कनेक्शन हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले। एक हमारे पास डिफ्रोस्ट हीटर होता है, बायोमेटल होती है और एक यहाँ पे थर्मल फ्यूज होता है। चलिए अब हम सीख लेते हैं इन सभी का कनेक्शन किस तरह सिस्टमेटिक तरह से और आसान तरह से किया जाएगा। कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पे एक बोर्ड कनेक्ट किया है। बोर्ड से हमारे पास इस तरह के 3 वायर निकलते हैं, फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ। तो हमने 3 वायर यहाँ पे ले लिए हैं। जो अर्थिंग का काम होता है काफ़ी सिंपल होता है। जब भी लीकेज करंट होता है, लीकेज करंट को ग्राउंड करने का काम इस अर्थिंग का होता है। तो इस अर्थिंग को हम नॉर्मली फ्रिज की बॉडी पर कहीं पर भी जोड़ सकते थे, उससे हमने अर्थिंग को फ्रिज की बॉडी पर कनेक्ट कर दिया है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं न्यूट्रल का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। तो न्यूट्रल हमें इस कंप्रेसर में भी देना है। इसके अलावा यहाँ पे थर्मल फ्यूज में न्यूट्रल देना है। आप थर्मल फ्यूज में फेज भी दे सकते हैं, बट हम न्यूट्रल से कंट्रोल वायरिंग करने वाले हैं। इस लैंप में न्यूट्रल देना है, दोनों लैंप में। इसके अलावा डिफ्रोस्ट हीटर में भी हमें न्यूट्रल देना है, टाइमर में न्यूट्रल देना है और यहाँ पर फैन में न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल किस तरह से दिया जाएगा, चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा न्यूट्रल जाएगा और वह OLP में यहाँ पे कनेक्ट होगा, ओवरलोड प्रोटेक्टर में, और यहाँ से कनेक्टर के द्वारा निकलेगा और कॉमन टर्मिनल में यह कनेक्ट होने वाला है। तो कंप्रेसर में हमारा जो न्यूट्रल मिलने वाला है वो यहाँ से OLP के द्वारा मिलने वाला है। इसके बाद हमारे पास जो न्यूट्रल होने वाला है वो यहीं से निकलेगा और हमारे लैंप में जाएगा। यहीं से इस लैंप से हम दूसरे लैंप में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। तो न्यूट्रल हमारा दोनों बल्ब में भी जा चुका है। यहीं से हम एक लूपिंग को लेंगे और इसे थर्मल फ्यूज में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने एक वायर कनेक्ट किया और यहीं से निकलेगा एक वायर और थर्मल फ्यूज से होता है डिफ्रोस्ट हीटर में चला जाएगा। ठीक है, डिफ्रोस्ट हीटर में हमारा अभी न्यूट्रल आ चुका है। यहीं से हमारा न्यूट्रल इस फैन मोटर में भी आ जाएगा। देखिए फैन मोटर तक हमारा न्यूट्रल अभी आ चुका है। मेन क्वेश्चन बचता है कि हमें टाइमर में भी न्यूट्रल देना है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरह से हीटर होता है, ये एक कॉइल होती है। तो यहाँ की सप्लाई यहाँ से आसानी से निकल सकती है। तो हम यहीं से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और इसे ले जाके डिफ्रोस्ट टाइमर के 1 नंबर पॉइंट में कनेक्ट करते हैं। 1 नंबर पॉइंट बेसिकली न्यूट्रल के लिए होता है, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो टाइमर में न्यूट्रल अभी पहुँच जाएगा। अब मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, डिफ्रोस्ट हीटर से हमने यहाँ पे सप्लाई क्यों दी है। तो जब हम कनेक्शन प्रॉपर पूरी तरह से समझ लेंगे तब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। चलिए अब हम फेस की वायरिंग स्टार्ट करते हैं। फेस की वायरिंग किस तरह से की जाएगी। सबसे पहले हमारा फेज निकलता है और यह फेज जाता है हमारा इस डोर स्विच में। देखिए डोर स्विच में इनपुट में हमने कनेक्ट किया है। यहीं से हमने डोर स्विच को, जैसे ही हमारा ये डोर स्विच ओपन रहेगा तो बल्ब को स्टार्ट करेगा और डोर स्विच जब दबा हुआ रहेगा तो बल्ब को स्टॉप कर देगा। जैसे इसकी सिंपल वायरिंग वर्किंग होती है। तो यहीं से जाएगा हमारे बल्ब की तरफ। ये हमारे पहले डोर स्विच और बल्ब का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें ध्यान रखना है डोर स्विच के इनपुट से सप्लाई लेना है। तो इनपुट से ही हम एक सप्लाई ले लेते हैं और इसे ले जाके दूसरे डोर स्विच में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इनपुट में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। तो हमें ध्यान रखना है डोर स्विच के इनपुट से ही सप्लाई लेना है। यहाँ से हमें डोर खुला हुआ होगा तब ये जाके हमारे दूसरे लैंप को भी ग्लो कर देगा।
तो ये हमारे दोनों डोर स्विच और दोनों लैंप का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है, आगे थर्मोस्टेट में कनेक्शन करना है। तो थर्मोस्टेट में कनेक्शन के लिए अगेन हमें या तो डोर स्विच के इनपुट से सप्लाई लेना है, किसी भी डोर स्विच के इनपुट से हम सप्लाई ले सकते हैं, या यहाँ से सेपरेट सप्लाई भी ला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डोर स्विच के इनपुट से ही एक सप्लाई को लेते हैं। ध्यान रखें, इनपुट से आपको सप्लाई लेना है और यहाँ से इसे डोर सप्लाई को ले जाकर हमें इस सप्लाई को यहाँ से सबसे पहले ले जाके हमें थर्मोस्टेट में कनेक्ट करना है। देखिए थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है। जब भी ये काफ़ी कम टेम्परेचर होगा, माइनस में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यह सप्लाई को स्टॉप कर देगा। जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो नॉर्मल टेम्परेचर की कंडीशन में यहाँ से हमारा फेज निकलेगा और यह जाएगा हमारे डिफ्रोस्ट टाइमर में। तो जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा तभी हमारा टाइमर ऑन होगा, क्योंकि थर्मोस्टेट उसे पास करेगा। जब ज़्यादा बर्फ़ जमी होगी तो उस कंडीशन में थर्मोस्टेट सप्लाई को ब्रेक कर देगा और यहाँ से कोई भी सप्लाई पास नहीं होगी। तो टाइमर में सप्लाई हमारी तभी आएगी जब थर्मोस्टेट ऑन कंडीशन में रहेगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं टाइमर कूलिंग एंड हीटिंग को किस तरह कंट्रोल करता है। नॉर्मली हमारा टाइमर क्या होता है, 8 से 10 घंटे के लिए कूलिंग मोड में रहता है। तो कूलिंग मोड में किस तरह से कनेक्शन होगा हम समझ लेते हैं। देखिए कूलिंग मोड में 3 की सप्लाई 4 से निकलती है। तो यहाँ क्या होगा, कूलिंग मोड में 4 नंबर पॉइंट से इसकी सप्लाई निकलने वाली है। तो 4 नंबर पॉइंट से हमें कूलिंग को कंट्रोल करना है। तो इस 4 नंबर पॉइंट से हमारी सप्लाई जाएगी और यह जाएगी हमारे रिले के रनिंग वाले पॉइंट में। आप ध्यान से देखिए, रिले के रनिंग वाले पॉइंट में हमें स्टार्टिंग वाले पॉइंट में कोई भी सप्लाई नहीं देना है। जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो यहाँ से रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में सप्लाई जाएगी और जैसे ही हमारा कंप्रेसर पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्टिंग की जो सप्लाई होती है वह एक प्लंजर के द्वारा कट कर दी जाएगी और हमारा जो कंप्रेसर है वो ओनली फेज और न्यूट्रल के ऊपर वर्क करता रहेगा। जो फेज होगा उसे रनिंग वाइंडिंग पे इस रिले के द्वारा मिलेगा और जो न्यूट्रल होगा वो इसे OLP प्रोटेक्टर के द्वारा मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमारी कूलिंग, यहाँ पे कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। अब मेन क्वेश्चन आता है एयर को सर्कुलेट करने का। तो एयर को सर्कुलेट करने के लिए यहीं से हमारी एक सप्लाई निकलेगी टाइमर से और यह जाएगी हमारे फैन मोटर में और यहाँ से हमारा फैन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारी कूलिंग यहाँ से इस कंप्रेसर के द्वारा होगी, सर्कुलेट इस फैन के द्वारा होगी। तो हमारा यहाँ पे कूलिंग का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा फ्रिज में बेसिकली देखा जाए तो हमारी कूलिंग होती रहेगी। अब मेन क्वेश्चन आता है हीटिंग किस तरह से की जाएगी या प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए जैसे ही 8 से 10 घंटे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे क्या 10 से 20 मिनट के लिए टाइमर हमारा स्टॉप हो जाएगा और उस कंडीशन में हीटिंग के लिए सप्लाई जाने वाली जो कि 2 नंबर पॉइंट से निकलेगी। तो हमें 2 नंबर पॉइंट में इस वायर को कनेक्ट कर लेना है और इसे बायोमेटल के एक सिरे पे कनेक्ट कर देना है। देखिए बायोमेटल का काम क्या होता है, हीटर को ऑपरेट करने का। जैसे ही बायोमेटल के एक सिरे पे सप्लाई जाएगी और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन रहेगा, -5 डिग्री टेम्परेचर या उससे भी कम सप्लाई रहेगी, तो बायोमेटल ऑन हो जाएगा और बायोमेटल के ऑन होने से यहीं से सप्लाई निकलेगी और जाके हमारे डिफ्रोस्ट हीटर में सप्लाई जाने वाली है। तो यहाँ से हमारा डिफ्रोस्ट हीटर भी ऑन हो जाएगा और एक बार जैसे ही हमारा टेम्परेचर +5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होता है तो बायोमेटल क्या करता है, सप्लाई को कट कर देता है, जिससे हमारा डिफ्रोस्ट हीटर स्टॉप हो जाता है। अब वर्किंग किस तरह होगी डिफ्रोस्ट हीटर में, यहाँ से हमने न्यूट्रल क्यों दिया था, चलिए हम समझ लेते हैं। नॉर्मली क्या होगा, देखिए न्यूट्रल यहाँ से जाएगा और हमारे टाइमर को ऑन कर देगा। बट जब एक बार हमारा हीटर यहाँ पे ऑपरेट होगा तो हीटर का ऑपरेट होने से क्या होगा, अब यहाँ पे न्यूट्रल नहीं जाएगा टाइमर में, यहाँ से क्या जाएगा, फेज जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, 1 नंबर पे भी फेज होगा और 3 नंबर पे भी फेज होगा। उस कंडीशन में हमारा टाइमर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। टाइमर के स्टॉप हो जाने की कंडीशन में क्या होगा, हमारी कूलिंग पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि कूलिंग यहीं से जा रही है। और जब हमारा बायोमेटल एक बार स्टॉप हो जाएगा तो बायोमेटल के स्टॉप होने से क्या होगा, ये सप्लाई कट हो जाएगी। ये सप्लाई कट होने से यहाँ से अगेन न्यूट्रल जाएगा और न्यूट्रल के जाने से हमारे टाइमर में न्यूट्रल मिलेगा और यहाँ से हमारा टाइमर एकदम परफेक्ट वर्क करेगा और हमारी कूलिंग अगेन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए जब हीटिंग होगी तब यहाँ पे फेज जाएगा, जब कूलिंग होगी तो यहाँ पर न्यूट्रल जाएगा और हमारा टाइमर ऑपरेट होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब मेन क्वेश्चन आता है थर्मल फ्यूज का फंक्शन क्या होता है, थर्मल फ्यूज को क्यों कनेक्ट किया जाता है। एकदम ध्यान से समझिए, थर्मल फ्यूज की बेसिकली क्या होता है, 70 डिग्री टेम्परेचर पर यह ऑपरेट होता है। अब हमारे फ्रिज में 70 डिग्री टेम्परेचर आएगा कहाँ से, सपोज हमारे पास बायोमेटल है, यह खराब हो चुका है या बायोमेटल हमारा वर्क नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा, बायोमेटल यदि वर्क नहीं करेगा तो हीटर को सप्लाई कंटिन्यू जाती रहेगी, हीटर की सप्लाई ऑफ नहीं होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, हीटर कंटिन्यू हीटिंग हमें प्रोवाइड करता रहेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारे जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कूलिंग तो स्टॉप रहेगी और हीटिंग कंटिन्यू बढ़ेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बायोमेटल के खराब होने से हमारा हीटर जो फ्रिज का टेम्परेचर है वह कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, जिससे हमारी जो
फ्रिज की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, जल भी सकती है, फाइबर की बॉडी होती है और उस कंडीशन में हमारे फ्रिज में आग भी लग सकती है। तो यदि हमारा बायोमेटल खराब हो गया और यहाँ से हमारा हीटर जो कंटिन्यू ऑन रहता है तो थर्मल फ्यूज बेसिकली 70 डिग्री का भी आता है, 50 डिग्री का भी आता है। यदि इतना टेम्परेचर होता है तो थर्मल फ्यूज क्या होता है, बर्न्ट हो जाता है, थर्मल फ्यूज जल जाता है, जिस कंडीशन में यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई ब्रेक हो जाती है। न्यूट्रल सप्लाई ब्रेक होने के कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से न्यूट्रल कट हो जाता है। न्यूट्रल के कट हो जाने से हमारी सारी कंट्रोलिंग स्टॉप हो जाती है। तो थर्मल फ्यूज तभी काम करेगा जब हमारा बायोमेटल खराब होगा और हीटर कंटिन्यू ऑन रहेगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो डबल डोर रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके वर्किंग क्या होते हैं, कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।